शिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। चैप्टर है आज भारत का संघर्ष यानी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। उसके अंतर्गत हमने कुछ राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन हम पढ़ चुके थे, स्वराज पार्टी हम पढ़ चुके थे। तो अन्य राजनीतिक दल 1922 से लेकर 1927 के बीच में। तो असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन शिथिल पड़ गया। 1927 से राष्ट्रीय आंदोलन फिर से शक्ति संचित कर उठ खड़ा हुआ। इस बीच की समयावधि में स्वराज पार्टी के अलावा अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दल एवं आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे एक दल का नाम बता रहा हूं मैं, राष्ट्रीय उदारवादी लीग 1918। राष्ट्रीय उदारवादी लीग वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी दल कांग्रेस से अलग होकर एक नया दल राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना की इन्होंने। तो यहां से क्वेश्चन बना कि पहला स्प्लिट जो हुआ कांग्रेस में वो 1907 में हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूरत स्प्लिट। क्या बोलते हैं? दूसरा स्प्लिट कब हुआ? तो दूसरा स्प्लिट 1918 में हुआ। 1918 में कैसे हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर के जो उदारवादी लोग थे उन्होंने अलग होकर क्या बना दिया, राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना कर दी 1918 में। इसमें कौन कौन थे? उसमें तेज बहादुर सप्रू थे, विपिन चंद्र पाल थे, श्रीनिवास शास्त्री थे। कौन? श्रीनिवास। 1923 के काउंसिल चुनाव में इस दल का सफाया हो गया। क्या हो गया? एक और दल बता रहा हूं मैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। जब तुर्की में खलीफा के पद या खिलाफत को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में भी अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कार्य करना बंद कर दिया, तो 1906 में ढाका के सलीमुल्लाह खां द्वारा गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की भी गतिविधियां शिथिल पड़ गई। ऐसी परिस्थिति में 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पुनरुत्थान हुआ। जिन्ना कौन? पढ़ा लिखा था, वकील बैरिस्टर था जिन्ना। ठीक है, लेकिन मैंने कहा महत्वाकांक्षी था। और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण इस देश का विभाजन हुआ। इसके कारण हुआ। जितने भी युद्ध होते हैं वो महत्वाकांक्षाओं की वजह से होते हैं, जो विभाजन होते हैं वो महत्वाकांक्षाओं की वजह से होते हैं। घर के बंटवारे भी महत्वाकांक्षा की वजह से ही होते हैं। दो भाई बचपन से क्या होते हैं? दो भाई क्या हैं बचपन से? 7 बड़े होते हैं, लेकिन होता क्या है लास्ट में? क्या होता है? विभाजन हो जाता है। क्या कारण होता है? महत्वाकांक्षा। ठीक है, तो 1906 में ढाका के सलीमुल्लाह खां द्वारा गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की भी गतिविधियां शिथिल पड़ गई। ऐसी परिस्थिति में 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पुनरुत्थान हुआ। इस संस्था ने पुनः अपनी कूटनीति और सांप्रदायिकता द्वारा समकालीन राजनीति और आंदोलन पर अपना कुप्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1923 में इस पार्टी की स्थापना पंजाब में भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। 1937 के चुनाव में इस पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पंजाब में मिलीजुली सरकार का गठन किया। इस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीत रही थी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जीत रही थी। जब 1937 के चुनाव पढ़ेंगे ना हम, तो और जगहों पर हमें कांग्रेस दिखती है, लेकिन यहां पर नहीं दिखती। पंजाब में यहां पर कौन सी पार्टी दिखती है? और ये यूनियनिस्ट पार्टी किसका साथ देती है? मुस्लिम लीग का। किसका? और क्योंकि ये पंजाब कौन सा वाला पंजाब है? ये सिर्फ हमारा वाला पंजाब नहीं है, इसमें पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल है। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान वाला पंजाब था वहां मुस्लिम लोगों की अधिकता थी। इतना समझ में आ गया? साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया? यूनियनिस्ट पार्टी ने किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। इसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927-28 में साइमन कमीशन। 1919 का अधिनियम, क्या बोलते हैं इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन? वाइसरॉय। इनका जो एक्ट आया 1919 का एक्ट, उसको क्या बोला हमने? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके पारित होने के 10 वर्षों के पश्चात भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा का प्रावधान किया गया था। दरअसल जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था या 1919 का एक्ट था, उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ था। क्लॉज ये भी था कि
इस एक्ट से जिस उत्तरदायी सरकार की का गठन किया जा रहा है उसकी प्रगति की दिशा देखने के लिए 10 साल बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो इस बात की समीक्षा करेगा कि 1919 कहां तक सफल हुआ और कितना असफल हुआ। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी। किसकी? और इलेक्शन होने वाले थे और कंजर्वेटिव पार्टी को पता था कि हमने हारना ही हारना है, लेबर दल जो है वो सत्ता में आएगा। कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा कहीं लेबर दल सत्ता में आ गया और उसने अगर किसी कमीशन की नियुक्ति की, क्योंकि 1919 के क्लॉज का तो पालन होना ही होना था और 10 साल बाद होना था, तो कहीं अगर उन्होंने आयोग बना दिया और उन्होंने समीक्षा कर दी तो वो तो सारी गलतियां निकाल देंगे इसमें। तो उन्होंने क्या किया कि 2 साल पहले ही आयोग गठित कर दिया साइमन की अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन। और इसका काम क्या था? 1919 यानी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा जो उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करना। ठीक है, सरकार को 1931 ईस्वी में इस कार्य के लिए कमीशन नियुक्त करना था, लेकिन 1929 में होने वाले ब्रिटेन के आम चुनावों को ध्यान में रखकर सरकार ने 8 नवंबर 1927 को ही इस कमीशन की नियुक्ति कर डाली और इस कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उनकी अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बहाल किया गया। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन से थे? तो जो जॉन साइमन थे वो लिबरल पार्टी, जॉन साइमन लिबरल पार्टी के थे। मिस्टर बाथम जो थे कंजर्वेटिव पार्टी, स्ट्रैथकोना कंजर्वेटिव पार्टी, लेन फॉक्स कंजर्वेटिव पार्टी, कैडेगन ये कंजर्वेटिव पार्टी, एटली लेबर पार्टी और बर्नोन हार्ट शोन ये लेबर पार्टी। ये 7 लोग थे इसमें। इस प्रकार इसमें ब्रिटेन के तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों यानी कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए, परंतु लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें नहीं लिया गया। किसके सुझाव पर? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया। जब पूछेगा आपसे कि भारत में साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो आपने बोलना है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। क्या नहीं था? ठीक है, आयोग में जानबूझकर भारतीयों को शामिल ना करके उनके आत्मसम्मान को आहत किया गया, इसलिए कांग्रेस ने हर चरण में और हर रूप में आयोग का बहिष्कार का निर्णय लिया। डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता वाले 1927 के मद्रास अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि हम हर चरण में और हर रूप में साइमन कमीशन का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। क्लियर हो गया? तो मद्रास अधिवेशन 1927, डॉक्टर अंसारी अध्यक्ष कौन थे? अन्य राजनीतिक दलों जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि ने भी बहिष्कार का निर्णय लिया, किंतु मुस्लिम लीग में कमीशन के विरोध के प्रश्न पर फूट पड़ गई। जिन्ना जहां कमीशन के विरोधी थे, वहीं मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग का एक धड़ा कमीशन के सहयोग करने के पक्ष में था। जिन्ना कह रहे थे विरोध करना साइमन कमीशन का, दूसरा एक मोहम्मद शफी था वो कह रहा था कि क्या करना? सहयोग करना है, कि मतलब उसका साइमन कमीशन का सहयोग करना है। इसके अलावा जस्टिस पार्टी मद्रास में, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अंबेडकर द्वारा संचालित, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संचालित डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अंबेडकर द्वारा संचालित और हरिजनों के संगठनों ने भी साइमन कमीशन का सहयोग किया। भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया के अवगत होने के बाद सरकार ने आयोग को भारत भेजने का फैसला लिया। 3 फरवरी 1928 को आयोग बंबई पहुंचा। डेट पूछता है साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? आंसर 3 फरवरी 1928। उनका स्वागत काले झंडों, हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। जब आयोग दिल्ली पहुंचा तब उसका स्वागत करने के लिए कोई भी भारतीय नहीं था। केंद्रीय विधानसभा ने भी उसका स्वागत करने से इनकार कर दिया। लाहौर में कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। लाला लाजपत राय को संघातिक चोट पहुंची, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में कमीशन के विरोध में पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया।
पटना, कलकत्ता, मद्रास और अन्य जगहों पर साइमन विरोधी नारे लगाए गए, हड़ताल की गई, जुलूस निकाले गए, फिर भी कमीशन ने अनेक प्रतिरोधों के बावजूद भारत में अपना काम किया और अपनी रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट ये बता दूं मैं आपको कि कहां पर, लखनऊ में पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जेएल नेहरू, ये दोनों विरोध कर रहे थे। जेएल नेहरू बड़े नेता थे, इन पर डंडे बरसाए गए और ऊपर से किसने ढक दिया उन्हें? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। उनकी गर्दन पर पड़ा डंडा, जीवन भर गर्दन हिलती रही। नेहरू की जान बचाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ताकतवर व्यक्ति थे, है ना। तो नेहरू की जान बची किसकी वजह से? वरना जैसे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी वैसे ही नेहरू जी भी चले जाते। पटना, कलकत्ता, मद्रास और अन्य जगहों पर मैंने बता दिया साइमन विरोधी नारे लगाए गए, हड़तालें की गई, जुलूस निकाले गए। कमीशन ने फिर भी अनेक प्रतिरोधों के बावजूद भारत में अपना काम किया, अपनी रिपोर्ट पेश की। 27 मई 1930 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रकाशन की डेट याद करनी है आपको। बंबई कब आया? 3 फरवरी 1928 को। प्रकाशित कब हुई? 27 मई 1930 को। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी साइमन कमीशन की? तो पहला था कि कमीशन ने द्वैध शासन को समाप्त करने व प्रांतों को स्वायत्तता सौंपने की सिफारिश की। इसीलिए आप देखते हैं 1935 के एक्ट में क्या होता है? क्या होता है? प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों को स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। जबकि 1919 के एक्ट में क्या पढ़ा था हमने? 1919 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया जाएगा, और 1935 में इस कमीशन की रिकमेंडेशन पर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाता है, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है। दूसरा जो क्लॉज था इसमें वो ये था कि गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया। तीसरा जो प्रावधान था इसने भारतीयों के मताधिकार के विस्तार की बात कही। यह सिफारिश की गई कि कम से कम 10-15% भारतीयों को मताधिकार का अधिकार दिया जाए। कितने? इसने प्रांतीय विधानमंडलों के विस्तार एवं मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की प्रस्ताव रखा। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार करो कि और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दो, ये प्रस्ताव रखा। किसने? साइमन कमीशन ने। मुसलमानों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व 1909 के एक्ट में ही मिल चुका था, मिंटो मार्ले सुधार। इसने कहा कि और बढ़ाओ। ठीक है। भारतीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए काउंसिल बनाने एवं इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को स्थान देने की सिफारिश की गई। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन करके केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं देने, बर्मा को भारत से और सिंध को बंबई से अलग करने, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने, सेना का भारतीयकरण करने, भारत परिषद को बनाए रखते हुए उसके अधिकारों में कमी करने, ये सारी सिफारिशें किसने की? साइमन कमीशन ने की। क्या क्या कहा? केंद्रीय विधानमंडलों का पुनर्गठन करो। दूसरा बोला इन्होंने केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व मत दो। तीसरा इन्होंने कहा कि भारत को बर्मा से अलग करो, और हुआ बाद में भारत बर्मा से अलग। अकाल पड़ा भारत में, कारण क्या था? चावल नहीं आया बर्मा से। कई लाख क्विंटल चावल आता था, कहां से? बर्मा से। वो आना सप्लाई बंद हो गई। जब बर्मा से चावल नहीं आया तो भुखमरी हो गई है। ठीक है। सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया बाद में। उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने की बात कही इसने। सेना का भारतीयकरण करने की बात कही इसने। भारत परिषद को बनाए रखते हुए उसके अधिकारों में कमी करने की सिफारिश की। किसने? साइमन कमीशन ने। कमीशन ने रिपोर्ट प्रकाशित होने के पूर्व सुझाव दिया था कि रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, परंतु इसमें स्वराज्य जिसकी मांग भारतीय कर रहे थे के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया। इतना ही नहीं, भारतीयों के मुंह पर तमाचा मारते हुए इसने उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के अयोग्य भी करार दे दिया। क्या करार दे दिया? उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के अयोग्य करार दे दिया। इस बीच भारतीयों ने भी अपने लिए संविधान की रूपरेखा तैयार कर ली, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कूपलैंड आदि व्यक्तियों ने इसे ब्रिटिश राजनीति शास्त्र के पुस्तकालय में एक अन्य श्रेष्ठ रचना कहा। किसने? कूपलैंड ने। इसने कहा कि ब्रिटिश राजनीति शास्त्र के पुस्तकालय में एक अन्य श्रेष्ठ रचना, किंतु अधिकांश भारतीयों ने इसकी आलोचना की।
भारतीयों का विचार था कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत को स्वायत्त शासन की ओर ले जाना नहीं, वरन समय को टालना, उसके लक्ष्यों को भटकाना या दूर करना है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट यद्यपि संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थी, फिर भी 1935 का अधिनियम बहुत सीमा तक इसी रिपोर्ट पर आधारित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पर आधारित था। इस प्रकार साइमन कमीशन से भारतीयों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। यह जरूर है कि इसकी वजह से भारतीय राजनीतिक दलों के पारस्परिक मतभेद कम हुए और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में आए गतिरोध का स्थान पुनः एक नवीन जोश, उत्साह, क्रियाशीलता ने ले लिया। नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या थी 1928 की? तो भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध हो रहे प्रदर्शनों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने, अब इसका नाम याद रखना है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था उस समय? बर्कनहेड। इसने 24 नवंबर 1927 को भारतीयों को एक चुनौती दी। क्या चुनौती दी? उसने कहा कि आप लोग एक ऐसा संविधान, स्वयं के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करो जो सभी राजनीतिक पार्टियों को, यानी भारत की सभी पार्टियों को क्या हो? सर्वमान्य हो। क्या हो? जानता था वो कि इस देश में क्या है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, पार्टियों की विचारधाराएं भी क्या है, अलग अलग हैं, तो सब एक मत नहीं होंगे, इसलिए चुनौती दे दी। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि भारतीयों ने भारत सचिव की चुनौती को स्वीकार किया और कांग्रेस ने दिल्ली के सर्वदलीय अधिवेशन 28 फरवरी 1928 को बुलाया। सर्वदलीय अधिवेशन मतलब जिसमें सभी दल के लोग भाग लेते हैं। 28 फरवरी 1928 को बुलाया। इसमें 29 राजनीतिक संगठनों ने भाग लिया, किंतु आपसी मतभेद के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। उसके बाद फिर एक बैठक हुई 1928 ईस्वी में बंबई में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। इस बैठक में भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। और ये 9 सदस्य कौन कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। तेज बहादुर सप्रू लिबरल फेडरेशन से थे। NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी लेबर पार्टी से थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे। MS अणे ये हिंदू महासभा से थे। MR जैकर हिंदू महासभा, बाद में अपना नाम वापस ले लिया था इन्होंने। अली इमाम ये मुस्लिम लीग से थे। शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग से थे। मंगल सिंह सिखों के नेता थे। GB प्रधान जो थे वो गैर ब्राह्मण थे। ठीक है, MR जैकर खासकर याद रखना आपने, पहले हिंदू महासभा से आए, बाद में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए मैंने 10 नाम पढ़े। बोलते हैं हम क्या, 9 सदस्यों की एक समिति। क्या पढ़ते हैं? इस समिति को 1 जुलाई 1928 से पहले ही यह कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया। इस रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया। इसके लेखन का कार्य स्वयं मोतीलाल नेहरू ने किया था, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट की संज्ञा प्रदान की गई। नेहरू ने इस रिपोर्ट को 10 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत किया। 28 अगस्त 1928 को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया, किंतु बाद में इस रिपोर्ट पर मतैक्य नहीं बन सका। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या क्या थी? नंबर 1, भारत को अधिराज्य का दर्जा, यही सबसे बड़ी खामी थी। डोमिनियन स्टेटस का पद दिया गया, भारत को अधिराज्य का दर्जा। आप देखते हैं यार कि 1928 में पिताजी बोल रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस, और 1929 में बेटा बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज। तो मतैक्य नहीं बन पाया। पहले हो गया, ओके हो गया, लेकिन बाहर जाके पता चला कि भाई जो आपके क्रांतिकारी हैं वो तो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, और पूरी जनता उनके साथ है। पूर्ण स्वराज मतलब भगत सिंह का ग्राफ गांधी के ग्राफ से ऊपर पहुंच गया। ये पता है पॉपुलैरिटी का। एक समय ऐसा था जब भगत सिंह को ज्यादा लोग जानते थे महात्मा गांधी से, और सब लोग क्या मान रहे थे कि क्रांतिकारी सही बोल रहे हैं, पूर्ण स्वराज, डोमिनेंट स्टेटस नहीं। तो लाहौर में चेंज करना पड़ा, उन्होंने बोला पूर्ण स्वराज। दूसरी चीज कही इन्होंने, पहली चीज इन्होंने कहा भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, जिसका तात्पर्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता से था। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता से था। शुक्र है डोमिनियन स्टेटस नहीं है हमारा, हम संप्रभु हैं, सोवरेन हैं, हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रपति हैं। जितने भी अंदरूनी और बाहरी डिसीजन लेने होते हैं उस पर किसके साइन होते हैं? राष्ट्रपति के साइन होते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का स्टेटस डोमिनियन स्टेटस है। अगर हम डोमिनियन स्टेटस में होते तो आज भी जो बड़े एक्ट हैं वो साइन होने के लिए ब्रिटिश क्राउन के पास जाते हैं।
और ब्रिटिश क्राउन की सहमति लेनी पड़ती उसमें। समझ में आ रहा है? नहीं आया? तो हम क्या है? संप्रभु हैं, सॉवरेन हैं हम लोग। कैसे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरी बात कही इसमें कि भारत एक संघ होगा जिसके अधीन केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल इस सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे। दूसरा बोला उन्होंने कि प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होगा, प्रांतों में। तीसरी बात कही नेहरू रिपोर्ट में, चौथी बात, गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा जिसकी शक्तियां ब्रिटिश शाही ताज के समान होंगी। क्या होगी? गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, जिसकी शक्तियां ब्रिटिश शाही ताज के समान होगी। अगली बात कही सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो यार मुस्लिम लीग चिढ़ेगी नहीं फिर? आप बोल रहे हो कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी तो आप लोग चिढ़ोगे? आप लोग कह रहा हूं मैं, सॉरी, मुस्लिम लीग चिढ़ेगी। जैसे माना आज अगर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए तो आग लग जाएगी देश में। अगर ये बोला जाए कि रिजर्वेशन समाप्त, तो समझ लो आग लग गई देश में। कारण क्या है कि जिस चीज की हैबिट एक बार सरकार डाल देती है, फिर अगर आपसे वो अधिकार छीने जाते हैं तो फिर क्या होता है? हाँ जी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी, ये समझ में आ गया। मुस्लिम लीग चिढ़ेगी इससे। नागरिकता की परिभाषा दी गई, 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, ऐसी बात कही इन्होंने, जिसके अधिकार संसद द्वारा निर्धारित हो। किसके द्वारा? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, 21 वर्ष की व्यवस्था की जाए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 21 ही थी। वयस्क मताधिकार क्या था? 21। और 61 में संविधान संशोधन से इसको घटाकर क्या किया गया? बाद में 18 किया गया। ठीक है। सिंध को बंबई प्रांत से अलग करके एक नया प्रांत बनाने की सिफारिश की गई। सिंध जो कि आज पाकिस्तान में है, पहले बंबई प्रांत में ही था। बोला गया कि सिंध प्रांत को बंबई प्रांत से अलग करो। फिर अगला, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की सिफारिश की गई। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की सिफारिश की गई। फिर बोला गया देशी रियासतों के नरेशों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया। इसका देशी रियासतों के नरेशों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन। नेहरू रिपोर्ट का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व है। नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के संविधान की पूर्वगामी प्रमाणित हुई। इसी कारण अनेक इतिहासकारों ने नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट माना। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संप्रदायों के थे तथा सभी के प्रयत्नों व विचारों की एक रूपता को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया था, किंतु न केवल अंग्रेज सरकार ने बल्कि अनेक दलों व संप्रदायों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। यहां तक कि कांग्रेस के युवा सदस्य, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, ने विरोध किया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया था। इसी बात से नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इसको हाईलाइट करना है आपने। 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग AIIL की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर हो गया? बाद में संशोधित नेहरू रिपोर्ट अंग्रेजों के सम्मुख प्रस्तुत की गई, किंतु अंग्रेजी सरकार ने संशोधित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार यह रिपोर्ट, जो कि धार्मिक एवं राष्ट्रीय विचारों से परिपूर्ण थी और राष्ट्रीय राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने में समर्थ थी, विभिन्न दलों के निहित स्वार्थों के कारण असफल हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में अपना 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। क्या किया? जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला क्या था? जिन्ना क्या चाहता था? नेहरू रिपोर्ट की बहुत सी बातों को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम हितों के विरुद्ध बताया और मार्च 1929 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसे 14 शर्तें थी। शर्त क्या थी? प्रेम में शर्तें नहीं होती हैं। क्या नहीं होती? हाँ, प्रेम में शर्तें नहीं होती। अगर इतना ही प्रेम था तो शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। 14 शर्तें रख दी, होगी शर्त एक भी नहीं थी। क्या शर्त थी? यही पता चल गया था कि गड़बड़ होने वाला है। नंबर 1, भारतीय संविधान परिसंघात्मक हो तथा अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअल पावर्स प्रांतों के पास हो। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात कही कि सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्ता हो।
चलो, तीसरी, सभी सभी विधानमंडलों तथा निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक से तात्पर्य यहाँ पे ना तो जैन है, ना इसमें सिख है, ना बौद्ध है, ना पारसी है। अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम। अल्पसंख्यक मतलब, क्योंकि मुस्लिम जिन्ना कर रहा है ना, जिन्ना और अल्पसंख्यकों के लिए क्यों करेगा। अगला, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 से कम ना हो। भाई, जो रिजर्वेशन मिलता है वो जनसंख्या के आधार पर मिलता है। आपको 33% क्यों चाहिए, जबकि संख्या आपकी कम है। ठीक है, आप अल्पसंख्यक हो, लेकिन आपको 1/3 क्यों चाहिए, ये गड़बड़ कर दी। अगला, सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधित्व हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था बनी रहे। यानी 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया था, उसको बनाए रखोगी। चलो जी, क्यों बनाए रखो, पहले तो एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, सुना होगा। आगे चलकर जो यहाँ के बड़े नेता थे उन्होंने बोला, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल तथा पंजाब में कोई भी क्षेत्रीय बदलाव मुस्लिम बहुमत को प्रभावित ना करे। सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता हो। ठीक है भाई। सिंध को बंबई से पृथक किया जाए, ये बात जिन्ना ने भी कही। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार हो। राज्य की सभी सेवाओं तथा स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित हो। मुस्लिम संस्कृति, धर्म तथा व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को सुरक्षित किया जाए। अब देखो ना, ये एक इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रहा है कौन, जिन्ना। मतलब एक देश के अंदर जो आज भी आपको दिखता है, जिसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, ये पैरवी कर रहा है जिन्ना किस चीज की, मुस्लिम संस्कृति, धर्म और व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ को सुरक्षा दी जाए। क्या दी जाए, सुरक्षा दी जाए। केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों को कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। रिजर्वेशन मांग रहा है 1/3, वो भी जबकि संख्या 25% है, 33% मांग रहे हो। किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों के विरोध करने पर विधानमंडल अथवा स्थानीय निकाय में कोई विधेयक या प्रस्ताव पारित न हो। यानी अपने लिए वीटो ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है कि 3/4 सदस्यों का विरोध अगर हो गया तो ठीक है। अगला 14वां, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय परिषद की इकाई राज्य की सहमति के बिना संविधान में संशोधन न किया जाए। तो जिन्ना की इन मांगों को इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष पेश किया गया। जिन्ना ने इन मांगों में से अधिकांश मांगे अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली थी। आगे चलकर पढ़ते हैं 1932 सांप्रदायिक पंचाट, एमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, जिसकी वजह से गांधी ने क्या किया, अनशन कर दिया, आमरण अनशन। फिर बाद में समझाया गया, अंबेडकर को भेजा गया। अंबेडकर ने फिर पूना पैक्ट हुआ दोनों के बीच में, इनके बीच में, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में। गांधी ने फिर 21 दिन का उपवास रखा। यूपी वालों ने पूछा 21 दिन का उपवास क्यों रखा जब पैक्ट हो गया। जब अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हो गया तो अब आप उपवास क्यों रख रहे हो। तो गांधी जी से जब पूछा गया कि अब क्यों रख रहे हो भाई 21 दिन का उपवास, तो उन्होंने कहा आत्मशुद्धि के लिए। आज तक जो चतुर्थ वर्ण है उन पर जितने भी अत्याचार हुए हैं उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप। इसलिए मैं 21 दिन का क्या कर रहा हूं, उपवास रख रहा हूं। और साथ में मैं ये धमकी भी है, क्या धमकी है, कि अगर अब अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जैसी चीज कोई करता है इस देश में तो मैं मर जाऊंगा। क्या करूंगा, अभी 21 दिन का रख रहा हूं, बाद में क्या। इसीलिए 1932 के बाद गांधी जी गायब मिलते हैं 42 तक। क्यों है, क्योंकि हरिजनोद्धार में लग जाते हैं, अछूतोद्धार में लग जाते हैं। अछूतोद्धार मतलब अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए देश पूरा भ्रमण करते हैं वो, और बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी हटनी चाहिए। और हटनी चाहिए, वास्तव में हटनी चाहिए थी। डोलापाल की आंदोलन था उत्तराखंड में, जैनंद भारती पथिक गांधी जी से मिले। उन्होंने कहा हमारे राज्य में जी आप बोल रहे हो सविनय आंदोलन चलाओ, और हमारे राज्य में डोलापाल की कुप्रथा है एक। हमारे यहाँ जो शिल्पकार होते हैं, दूल्हे दुल्हन, एक बार तो शादी होती है और उसमें भी डोले में बैठने का अधिकार नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य वर्ण के लोग मना करते हैं। तो गांधी ने कहा जब तक डोलापाल की ये कुप्रथा समाप्त नहीं होती है तब तक यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलेगा। कौन थे उसके डोलापाल की के? जैनंद भारती, पथिक, पथिक उनका उपनाम था। ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं भाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, इन शर्तों का केवल इसलिए महत्व है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने इनके आधार पर भारत के लिए सांप्रदायिक निर्णय का सिद्धांत बनाया था। यानी यहीं के मूर्ख लोग अंग्रेजों को रास्ता बता रहे थे कि क्या सांप्रदायिकता का क्या सांप्रदायिकता किस तरह से बढ़ाई जाए। उनमें से जिन्ना भी एक है, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, लेकिन मैंने कहानी की एक मन में क्या थी, कुंठा थी बस। उसके चक्कर में क्या कर दिया, इतने बड़े देश का, अखंड भारत का क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। समझ में आ गया होगा आपके। आज भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति जानते हैं आप सब लोग। मतलब विदेशों में अगर किसी ने बोल दिया कि मैं पाकिस्तानी नागरिक हूं तो समझ लीजिए वो शक के दायरे में आ जाता है। क्या आ जाता है? इसके बाद भाई पूर्ण स्वराज 1929, कितना हो गया इसको बता देता हूं मैं। पूर्ण स्वराज 1929, 1922 के बाद गांधी जी को का पुनः सक्रिय राजनीति में पदार्पण 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। दिसंबर 1929 के कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। कहां? लाहौर में हुआ 1929। लाहौर रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? परुषणी ऑब्लिक रावी नदी के तट पर है। इस अधिवेशन में गांधी जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था, किंतु गांधी जी ने अपने स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। ये भी ध्यान रखना, इसमें गांधी जी बनने वाले थे। तो गांधी जी बाद में बनते हैं, कब? नहीं, पहले बनते हैं, 1924 में बन जाते हैं, बेलगाम कर्नाटक में। इस अधिवेशन में गांधी जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था, किंतु गांधी जी ने अपने स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। इस प्रकार लाहौर का अधिवेशन पंडित नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और कुछ संकल्प लिए गए इसमें। नंबर 1, गोलमेज सम्मेलन से संबद्ध नीति यानी विदेश नीति की घोषणा की गई। किसकी? फॉरेन पॉलिसी। दूसरा, नेहरू समिति की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त कर दी गई। यानी पिताजी ने जो रिपोर्ट बनाई थी, नेहरू रिपोर्ट, उसमें क्योंकि डोमिनियन राज्य के दर्जे की बात की गई थी, उस योजना को समाप्त कर दिया गया। तीसरी बात बोली गई, पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की गई। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता। स्वाधीनता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया, स्वतंत्रता की घोषणा की। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पड़ा। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। क्योंकि 1929 में नेहरू ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि पहला स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड टू गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो यार 26 नवंबर को क्यों नहीं मनाया उन्होंने फिर गणतंत्र दिवस? क्योंकि उन्होंने उस ऐतिहासिक तिथि का वेट किया जो 1930 में मनाई गई थी। नहीं आया समझ में? इसीलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। इतना समझ में आ गया? और 15 अगस्त को ही क्यों हुए भारत और पाकिस्तान अलग? 14-15 अगस्त को, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में ये तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 15 अगस्त वाली, 14-15 अगस्त। इसी दिन मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को क्या किया था? पराजित किया था। जापान को पराजित कर दिया था। जितने भी शत्रु राष्ट्र थे इनके, धुरी राष्ट्र, उनको क्या किया था? पराजित किया था।
इसीलिए स्वतंत्रता, हमें जो स्वतंत्रता दी गई वो 15 अगस्त को दी गई, 14 और 15 के मध्य रात्रि को दी गई। तो 14 को पाकिस्तान मनाता है, 15 को हम मनाते हैं। तो पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने से कुछ नहीं होता है ना। भावना सही होनी चाहिए, लक्ष्य सही होने चाहिए, तब जाके देश आगे बढ़ता है। वहां पे भी हम फर्स्ट आएंगे कि पहले मनाएंगे कि कब, 14 को। चलो 26 जनवरी 1930 को बता दिया मैंने, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व तो पुनः गांधी जी को सौंपा गया। और सातवीं बात जो थी वो ये थी कि अधिवेशन में सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। सभी ने अवज्ञा, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट प्रारंभ करने की घोषणा की गई, ठीक है। उसके बाद आता है भाई, अब गांधी जी क्या करेंगे, अपना 11 सूत्री मांगे रखेंगे। 11 सूत्री मांग रखने के बाद गांधी जी क्या करेंगे, धमकी देंगे किसको, वायसरॉय को, कि भैया इस पे विचार कर लो, नहीं तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। वायसरॉय कोई ध्यान देता नहीं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, हाँ जी, हाँ, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर सांप्रदायिक पंचाट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सांप्रदायिक पंचाट होता है रैमजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड, फिर गांधी अंबेडकर के बीच में समझौता पूना पैक्ट, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या थर्ड राउंड टेबल, क्रम भी ध्यान देते रहिए हैं, इतिहास में क्रम याद करना पड़ता है मॉडर्न में। ठीक है, इसको अगले लेक्चर में।